वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं उदन पिराय पे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बच्चे एक बच्चे का पीछा कर रहे हैं। अब पीछा करते करते उनमें से एक बच्चे का पैर फिसलता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। उसको गिरता हुआ देखकर पीछे वाला लड़का भी उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है। सीन यहीं से होता है चेंज और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी की फोटो को एक गुंडे की गैंग को दिखाते हुए कहते हैं कि इससे खत्म करना है। गुंडे की गैंग के मेंबर्स उस आदमी को मारने के लिए उसके गांव आ जाते हैं। इस आदमी का नाम होता है वेरावन और ये कहानी का मेन लीड है। अब गुंडे की गैंग वेरावन को ढूंढी रही होती है कि तभी वो सामने से आ जाता है और ये देखकर सभी गुंडे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वेरावन सभी की धुलाई कर देता है। साथ ही वेरावन के घर पर उसका एक नौकर भी काम करता है जिसका नाम होता है पकड़ी। वो वेरावन का बहुत ही वफादार भी होता है। अब पकड़ी अपने खेत में जाता है जहाँ बहुत सारी औरतें काम कर रही होती है। उस खेत में एक छोटा सा तालाब होता है। पकड़ी फिर उन काम कर रही औरतों में से मातंगी के बारे में पूछता है। मातंगी व्यवरावन की बहन होती है। वो औरतें पकड़ी से कहती हैं कि अभी तो यहाँ पर वो काम कर रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। ये सुनते ही पकड़ी डर जाता है और घबराहट में मातंगी को ढूंढने लग जाता है। तभी वहां पर व्यवरावन भी आ जाता है और सभी मिलकर फिर मातंगी को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद मातंगी तालाब से बाहर आती है और उसके हाथ में भगवान की एक मूर्ति होती है। ये देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसी बीच वहां पर मातंगी का पति सरगुणम आ जाता है। वो मातंगी से कहता है कि मैंने अभी तक कोई लीगल नोटिस फाइल नहीं की है, तो तुम वहां पर गई कैसे? चलो मेरे साथ घर चलो। इसके बाद मातंगी सरगुणम के साथ घर चली जाती है। अब अगले दिन व्यवरावन के गांव में एक मेला होता है, तो सभी उस मेले में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। व्यवरावन और उसकी वाइफ भी उस मेले में शामिल हो जाती है। इधर मातंगी सरगुणम अपनी बेटी कीर्ता के साथ मेला घूमने आ जाते हैं। इसी बीच पकड़ी सरगुणम के पास आता है और उससे कहता है कि अब मेरे व्यवरावन अन्ना ने मारपीट छोड़ दी है, अब तो वो एक मच्छर को तक नहीं मारते। तभी मेले में एक लड़का किसी लड़की को छेड़ने लगता है और व्यवरावन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर पीटने भी लगता है। ये देखकर सरगुणम वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद पकड़ी फिर व्यवरावन की तारीफ करता है, लेकिन व्यवरावन फिर किसी दूसरे लड़के को पीट रहा होता है। अब ये देखकर सरगुणम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सीधे घर चला जाता है। अगले सीन में हम कहानी के विलन अजय को देखते हैं, जो कि अपने पिता के साथ पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहा था और गांव वालों को इकट्ठा करके खुद का सम्मान समारोह कर रहा था। अब वो एक मशीन का उद्घाटन करते हैं जो कि जमीन से पानी निकालने का काम करेगी। सभी गांव वाले उसका साथ देते हैं। तभी वहां पर व्यवरावन पकड़ी के साथ आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें इस गांव में ये मशीन नहीं लगाने देंगे, इससे पूरा गांव प्रदूषित हो जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले राजी हो जाते हैं और ये देखकर अजय को काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर से व्यवरावन का बेटा पढ़ाई करके गांव आ रहा है। उसके बेटे का नाम विवेक होता है। अब कीर्ता विवेक की फोटो को देखकर उसे बहुत प्यार से देखती है। मातंगी को भी जब पता चलता है कि विवेक गांव आ रहा है तो वो विवेक की कार के पीछे पीछे भागने लग जाती है। विवेक गांव आते ही सबसे पहले सरगुणम के पास मिलने आता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए अब। लेकिन सरगुणम उसे अपना आशीर्वाद देने से इनकार कर देता है और कहता है कि जाओ जाकर पहले अपने पिता का आशीर्वाद लो, उसी से तुम आगे बढ़ोगे। ये सब कुछ दूर खड़ी मातंगी देख रही होती है। इसके बाद विवेक वहां से चला जाता है। अब विवेक के जाते ही कीर्ता सरगुणम के पास आती है और कहती है, आप विवेक से इतनी बुरी तरह पेश क्यों आते हो? तो सरगुणम कहता है कि आज इस दुनिया में तुम्हारा एक बड़ा भाई होता, लेकिन किसी की गलती की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है और मैं जब जब उसे याद करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है और सरगुणम और मातंगी व्यवरावन के सगे होने के बावजूद उससे बात क्यों नहीं करते? इसका क्या कारण है, यह हमें आगे स्टोरी में जानने को मिलेगा। अगले दिन माथा नाम का एक आदमी कीर्ता के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर सरगुणम के घर आता है। सरगुणम भी उस रिश्ते के लिए मान जाता है, लेकिन मातंगी कहती है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि मेरे बड़े भाई अपनी भांजी के लिए रिश्ता देखेंगे, अगर उन्हें रिश्ता मंजूर हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुनते ही सरगुणम कहता है कि मैं तुम्हारी और अपनी बेटी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि कोई अनजान अब हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला लेगा। माता ये सुनते ही कहता है कि आप अपने घर का रिवाज निभाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। व्यवरावन मेरे भी दोस्त हैं और मैं उसे इस शादी में जरूर शामिल करूंगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद हम कहानी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सरगुणम और मातंगी की शादी होती है और व्यवरावन मातंगी का कन्यादान करता है, उसे खुशी खुशी विदा करता है। लेकिन व्यवरावन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके जाने के बाद व्यवरावन का अपने घर में मन नहीं लगता और वो सरगुणम के यहाँ चला जाता है। उससे कहता है कि मातंगी के जाने के बाद घर काफी सूना हो गया और मुझे वहाँ रहने में काफी दिक्कत हो रही है, क्या आप लोग हमेशा के लिए हमारे यहाँ रहने आ सकते हैं? जिस पे सरगुणम व्यवरावन की बात मान लेता है और अब ये सभी लोग एक साथ व्यवरावन के घर पर ही रहते हैं। लेकिन व्यवरावन और उसकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं होता। इस बात से सभी गांव वाले व्यवरावन की पत्नी को उल्टा सीधा सुनाने लग जाते हैं। ये बात जब व्यवरावन को पता चलती है तो वो सभी लोगों से कहता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन मेरी बहन मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर है और हम उसके साथ खुश हैं। ये बात मातंगी सुन लेती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपनी भाभी के बच्चे के लिए पूजा पाठ शुरू करवाती है, जिससे फिर कुछ ही दिनों में व्यवरावन की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक बेटा भी होता है। कुछ दिनों के बाद मातंगी को भी एक बेटा होता है और ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं।
इसी बीच एक दिन खाने के टेबल पर सभी बैठे होते हैं, आराम से खा रहे होते हैं। सरगुणम अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो सरगुणम का बेटा ये कहता है कि मुझे बड़े होकर अपने मामा की तरह एक नेक आदमी बनना है, और वो नेक ऐसा होगा जो दूसरे को पीट सके। ये सुनकर सरगुणम वहां से चला जाता है। व्यवरावन उसके पीछे जाता है तो सरगुणम उससे कहता है कि आपको अब ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और अगर ये सब सीखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। व्यवरावन भी इस बात पर विचार करता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन व्यवरावन की हरकतों में कोई चेंज नहीं आता और वो उसी तरह गुंडों से मारपीट करता रहता है। इधर सरगुणम का बेटा भी व्यवरावन को फॉलो करता है और वो भी अपने ग्रुप के बच्चों से खूब मारपीट करता है। अब सरगुणम को अपने बेटे की बहुत चिंता होती है। एक दिन सरगुणम और व्यवरावन के बच्चे कुछ बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों में से एक लड़का व्यवरावन के बेटे को मार देता है, जिससे सरगुणम का बेटा उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़के वहां से भागने लगते हैं। अब सरगुणम और व्यवरावन के बेटे उस लड़के का पीछा करते करते एक कुएं के अंदर गिर जाते हैं, और यही सीन दोस्तों हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दोनों बच्चों को कुएं में गिरते हुए मातंगी देख लेती है और वो भी उनके साथ उस कुएं में कूद जाती है और उन दोनों बच्चों को पानी के अंदर पकड़ लेती है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करती है तो वो निकल नहीं पाती, जिस वजह से उसे उन दोनों बच्चों में से किसी एक को छोड़ना पड़ता है। मातंगी अपने बेटे को छोड़कर व्यवरावन के बेटे को बचा लेती है और उसके खुद के बेटे की मौत हो जाती है। जब ये बात सरगुणम को पता चलती है तो वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसके बेटे की मौत का कारण व्यवरावन है, इसलिए वो अपनी पत्नी मातंगी और अपनी बेटी को लेकर व्यवरावन के घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इस घटना के बाद से ही सरगुणम और व्यवरावन के बीच बातचीत नहीं होती। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में, और वो आदमी जो कि सरगुणम के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था, वही व्यवरावन के पास आता है और उससे इस शादी में शामिल होने को कहता है। अपनी भांजी की शादी की बात को सुनकर व्यवरावन काफी खुश होता है और कहता है कि मैं और मेरी फैमिली इस शादी में जरूर आएंगे। अब कार्तिक की एंगेजमेंट वाले दिन व्यवरावन और उसकी फैमिली फंक्शन में शामिल होते हैं, लेकिन सरगुणम उसे अंदर आने से रोक देता है और कहता है कि ये लोग इस शादी में शामिल नहीं हो सकते। तो वो आदमी जिसने उसे इनवाइट किया था, उसकी वाइफ कहती है कि तुम लोग 15 साल पुरानी बात को भूल नहीं सकते क्या? ये खुशी का माहौल है और इसमें सभी गिले शिकवे मिटा दो और एक नई शुरुआत करो। ये सुनकर सरगुणम इस बात पर राजी हो जाता है। तभी कीर्ता कहती है कि अगर दोनों फैमिलीज के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है तो आप मेरी शादी विवेक से करा दीजिए, मैं उसी से प्यार करती हूँ। और ये सुनते ही सभी को लगता है शॉक। कीर्ता की विवेक से शादी की बात कहने पर सभी लोग वैसे काफी खुश भी होते हैं, लेकिन सरगुणम उतना खुश नहीं होता, पर मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि अब उसकी बेटी विवेक से प्यार करती है। बट सरगुणम शादी के लिए व्यवरावन के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि शादी के बाद विवेक और कीर्ता मेरे घर पर ही रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता और मैं दोबारा तुम्हारे घर में वापस नहीं जाना चाहता। इस बात पर व्यवरावन कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारे घर पर दामाद नहीं बल्कि बेटा बनकर रहेगा। कीर्ता और विवेक की शादी हो जाने पर दोनों काफी खुश होते हैं और अपने गांव वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलते थे। वो ऐसे एक दिन जब विवेक कीर्ता को कॉल करके अकेले मिलने बुलाता है और कीर्ता शॉपिंग का बहाना कर कर विवेक से मिलने जाती है, लेकिन उस समय सरगुणम को कीर्ता पर थोड़ा शक हो जाता है और वो पकड़ी को कीर्ता के साथ भेज देता है। रास्ते में कीर्ता पकड़ी को चकमा देकर उससे छुपकर विवेक के बुलाए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर कीर्ता को कोई दिखाई नहीं देता। इधर विवेक भी अपने घर से झूठ बोलकर कीर्ता से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कीर्ता बेहोश है और उसकी बॉडी पर किसी ने हमला किया है। वो खून से लथपथ होती है। विवेक कीर्ता को देखकर घबरा जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब व्यवरावन को भी ये बात पता चलती है और वो घबराकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। तब वहां पर सरगुणम आता है और कीर्ता को देखकर रोने लगता है। वो व्यवरावन से कहता है कि मुझे पता था मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए मैं उसका रिश्ता तुम्हारे यहाँ नहीं करना चाह रहा था। आज देखो इसकी क्या हालत हो गई है। कीर्ता की हालत को देखकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। सरगुणम व्यवरावन को कीर्ता के इस हालत का जिम्मेदार बताता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। व्यवरावन भी विवेक को लेकर चला जाता है। व्यवरावन को उन लोगों पर शक होता है जो उस पर हमला करने आए थे, इसलिए व्यवरावन उन लोगों के पास जाता है और उनसे कपल को मारने को कहता है। वो कपल कोई और नहीं बल्कि विवेक और कीर्ता ही होते हैं। व्यवरावन उन लोगों को इस काम को करने के लिए मुंह मांगा इनाम देने को तैयार होता है। फिर वो गुंडे उस कपल में से लड़की को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस लड़की को कुछ दिन पहले हमने ही मारा है, और ये सुनते ही व्यवरावन उन लोगों को खूब पीटने लगता है। दरअसल व्यवरावन एक जाल बिछाता है जिससे कि वो कीर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को आराम से ढूंढ सके और फिर उनसे बदला ले पाए। अब व्यवरावन उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है और उनसे उनके बॉस के बारे में पूछता है, तो वो लोग उसे अपने बॉस के बारे में बता देते हैं। उन लोगों का बॉस और कोई नहीं बल्कि अजय ही होता है।
वो आदमी कहता है कि दरअसल हम तो विवेक को मारना चाहते थे, लेकिन उसकी जगह पर हमें उस दिन वो लड़की मिल गई जिस वजह से हमें उसे मारना पड़ा, लेकिन अफसोस कि वो बच गई। व्यवरावन कहता है कि तुम्हें ये सब पुलिस के सामने कबूल करना होगा। तो वो आदमी इस बात पर राजी हो जाता है और पुलिस को स्टेटमेंट दे देता है। इधर शहर के एसपी को दिखाते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र को कॉल करके व्यवरावन को अरेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने लोगों से मारपीट की और अब उससे अजय की जान को खतरा भी है। पुलिस भी एसपी की बात मान लेता है। इसके बाद कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम अजय को देखते हैं, जिसकी कंपनी में काम करने के लिए एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। तभी अजय फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और वो उसके बहाने अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर जाने से पहले अजय अपने ऑफिस के रूम में लगे मच्छर मारने वाले लिक्विड को ऑन कर देता है। इस लिक्विड में एक बेहोशी का केमिकल होता है, जिससे वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर अजय उस लड़की के साथ गलत काम कर बैठता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम अजय के पिता को देखते हैं, जिनका नाम पेरू तुलसी है। वो पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं कि उनका बेटा अजय पिछले 2 दिनों से गायब है। इस बात से पुलिस को सीधा व्यवरावन पर शक होता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका पता न चलने पर पुलिस पकड़ी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे व्यवरावन के बारे में पूछताछ करने लगती है। फिर पकड़ी पुलिस को व्यवरावन के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके बाद पुलिस वाले मिलकर पकड़ी को खूब पीटते हैं, लेकिन पकड़ी अपना मुंह नहीं खोलता। पकड़ी के गिरफ्तार होने की खबर जब व्यवरावन को मिलती है तो वो इंस्पेक्टर को खुद कॉल करके कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लेना, लेकिन जिसको आपने पकड़ा है उसे छोड़ दो। पुलिस ऐसा ही करती है और वो लोग व्यवरावन के घर पर आते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी ओर पेरू तुलसी को यह पता चल जाता है कि उसके बेटे का मर्डर हुआ है और वो व्यवरावन नहीं किया है। पेरू तुलसी फिर सरगुणम के घर जाता है, उससे कहता है कि आप व्यवरावन के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब सरगुणम भी पेरू तुलसी की बात मान लेता है और गवाही देने को राजी हो जाता है। अब गवाही वाला दिन आता है और सरगुणम गवाही देने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उससे इंस्पेक्टर से पता चलता है कि ये पेरू तुलसी ने केस वापस ले लिया है। ये सुनकर सरगुणम को बहुत बड़ा झटका भी लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर पेरू तुलसी ने ऐसा किया क्यों। फिर वो उसके घर जाकर इस केस को वापस लेने का कारण पूछता है। पेरू तुलसी बताता है कि मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया और वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसी वजह से मैंने केस वापस लिया। लेकिन सरगुणम को पेरू तुलसी की बात पर शक होता है, इसलिए वो कहता है कि आप मुझे अपने बेटे से बात कराओ। इस बात पर पेरू तुलसी के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो सरगुणम से कहता है कि मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। कल रात आपकी वाइफ मेरे घर आई थी और उसने मुझे बताया, और यहाँ में कहानी का एक शॉकिंग सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि मातंगी अजय के ऑफिस जाती है। उससे बात करने के लिए अजय धोखे से मच्छर वाला कोयल ऑन कर देता है और मातंगी को वेट करने के लिए बोलता है। खुद एक कॉल करने के बहाने कमरे से बाहर जाता है। मातंगी जब रूम में अकेली होती है उसे बहुत ही घुटन महसूस होती है, इसी वजह से मॉस्किटो कोयल को बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब अजय कमरे में वापस आता है तो देखता है कि मातंगी बेहोश पड़ी है। अजय मातंगी के साथ भी वही हरकत करना चाहता था जो वो बाकी लड़कियों के साथ कर रहा था, लेकिन जैसे ही अजय मातंगी के पास जाता है तभी मातंगी अपना आपा खो देती है, जिसके बाद अजय देखकर उसे शॉक हो जाता है और मातंगी पे सीधा हमला करता है। वहां अजय मातंगी को बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ भी यही हरकत की। और यहाँ कहानी का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें अजय व्यवरावन से बदला लेने के लिए उसकी भांजी कीर्ता के साथ गलत हरकतें करता है। अजय के मुंह से ये सुनते ही मातंगी काफी गुस्सा हो जाती है और अजय पर हमला कर देती है, उसे गला घोटकर खत्म कर देती है। तभी वहां पर व्यवरावन आ जाता है। फिर वो अजय की मौत का सारा इल्जाम खुद के सर पर ले लेता है और मातंगी को कसम देता है कि ये बात किसी को मत बताना। अब ये सब सुनने के बाद पेरू तुलसी को अपने बेटे से सख्त नफरत हो जाती है, क्योंकि वो तो उसको एक अच्छा आदमी समझता था, लेकिन मातंगी ने ये सब कुछ जो भी किया बहुत बढ़िया किया। सारी बात सुनने के बाद सरगुणम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि व्यवरावन की गलती ना होने पर भी मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। इसलिए अब सरगुणम अपने घर जाकर मातंगी के गले लग जाता है। उसे लेकर व्यवरावन के घर जाता है, जहां वो उससे माफी भी मांगता है। और फिर मूवी के आखिर सीन में हम देखते हैं कि व्यवरावन और सरगुणम की फैमिली एक साथ मिलकर रहते हैं, जैसे वो लोग पहले रहा करते थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।